नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। और इस फॉर्म को भरते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आपको काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं फॉर्म भरते समय, उन सभी के निस्तारण के लिए मैंने एक ये स्पेशल वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बहुत से लोगों को फॉर्म भरने में समस्याएं आ रही हैं और इसके अलावा कल से जब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है तब से कुछ लोगों की ये शिकायत भी आ रही है कि एरर बता रहा है। तो उसको लेकर परेशानी नहीं है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉल्व की जा रही है पीएनपी द्वारा और वो आज शाम तक सॉल्व होने की पूरी पूरी उम्मीद है और आपकी वेबसाइट अच्छे से चल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस शिक्षक भर्ती के फॉर्म को थोड़ा जल्दी फिलअप करेंगे, अगर सर्वर से थोड़ा सा जल्दी करेंगे, सब कुछ जल्दी जल्दी करके और उसके बाद कैप्चा को 2-3 बार रिफ़्रेश करके अगर फॉर्म सबमिट करेंगे तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है जो कि शाम को आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर से संबंधित अपडेटेड, जो मोबाइल नंबर अपडेट करने से संबंधित प्रक्रिया है, वो भी 1 या 2 दिन में आज शाम तक या कल तक सही होने की उम्मीद है। आपका मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो जानिए। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और याद रखिए, फॉर्म में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग गलती करेंगे तो आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले देखिए, आप क्या करेंगे, आप बेसिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है यूपी बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट, यूपी बेसिक ईडू गवर्नमेंट .co.in पर जाएंगे। उस पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरिए, या फिर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सरकारी रिजल्ट खोल लीजिए, वहाँ पर 69,000 ऑनलाइन शिक्षक भर्ती फॉर्म पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग चॉइस फिल फॉर्म वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, रोल नंबर लिखा है। जो आपने सहायक भर्ती परीक्षा 2019 का जो रोल नंबर है उसको यहाँ पर डालिए, अपनी जन्मतिथि भरिए और मोबाइल नंबर जो कि आपने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 को देते समय जो अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ वहाँ पर डाला था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए। इससे आप उसके बाद ये कैप्चा, ये जो कोड दिया गया है उसको इसमें लिखने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डालने के बाद आपका वही फॉर्म जो 2019 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के वक्त आपने भरा था, वो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब उस फॉर्म के ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग देखिए। देखिए, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको देख लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां एक ही अंक पद्धति में अंकित की जानी है। ठीक है। इसमें आपको इस जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इसका प्रयोग नहीं करना है। ओके। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जाएगा जिसमें समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरना होगा। आपको सभी 75 जिलों को लॉक करना है अपनी वरीयता क्रम के अनुसार। जो आप लोग पहले रखना चाहते हैं, जिन जिलों में आप लोग नियुक्ति चाहते हैं, उसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे यानी वरीयता क्रम पर रखिए। ओके। इसके बाद ये निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन फॉर्म को फाइनल सेव करने से पूर्व अंकित प्रविष्टियों को जांच लें और भरे गए जनपद के वरीयता क्रम से भली भांति संतुष्ट हो लें, क्योंकि एक बार फाइनल सेव होने के उपरांत दिए गए जनपद विकल्प की वरीयता में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा और उनके द्वारा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी आपको बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरना है, बहुत ही सावधानी के साथ जिला वरीयता का विकल्प देना है, विकल्प चुनना है और आप लोग उसको एक बार भरने के बाद दोबारा रीचेक करके ही फाइनल सेव करिएगा, क्योंकि अगर फाइनल सेव हो गया तो फिर उसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, वो और किसी की नहीं होगी। ओके। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग वहाँ तक जाएंगे, जब ओटीपी जनरेट करेंगे तो जब आपका वो फॉर्म खुल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा,
लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में क्रम संख्या 1 से 13 तक सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियां अभ्यर्थी की फ़ोटो सहित प्रदर्शित होगी। यानी वही फॉर्म जो 2019 में आपने भरा था वही फॉर्म आपको शो होगा, और उस प्रविष्टियों में यानी 1 से 13 तक की जो प्रविष्टियां हैं उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। यानी आपने जो 2019 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो कुछ भरा था वही सेम टू सेम आपका यहाँ भी शो होगा। अगर आप लोग उसमें कुछ गलत भर दिए हैं तो उसका संशोधन नहीं हो सकेगा, साफ साफ इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्रम संख्या 14 से आप लोग संशोधन कर सकेंगे। क्रम संख्या 14 पर यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो आप अपने कार्यरत विद्यालय से संबंधित वांछित सूचनाओं को भरेंगे। ये क्रम संख्या 14 सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए है, और अगर वो शिक्षा मित्र हैं तो जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हों, जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हों, उनकी सूचनाओं को क्रम संख्या 14 में उनको भरना है। क्रम संख्या 15 पर अभ्यर्थी को अपने वैवाहिक स्थिति का विवरण देना होगा। आप मैरिड है कि अनमैरिड है, इसमें यस या नो का विकल्प है। आप अगर मैरिड है तो यस और अनमैरिड है तो नो का विकल्प देना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद वाला बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। क्रम संख्या 16 पर अभ्यर्थी को अपने फ़ोटो पहचान पत्र प्रकार तथा फ़ोटो पहचान पत्र संख्या को अंकित करना होगा। इसमें 3 प्रकार के फ़ोटो पहचान पत्र शो हो रहे हैं। पहला ड्राइविंग लाइसेंस शो हो रहा है DL, दूसरा पासपोर्ट शो हो रहा है, और तीसरा आपका शो हो रहा है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी है तो आप लोग उस पर क्लिक करके पहचान पत्र के प्रकार पर और उसकी संख्या को, अगर डोमिसाइल है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, लाइसेंस है तो उसका लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट है तो उसका पासपोर्ट नंबर आपको उसमें फिल कर देना है और आगे बढ़ना है। इसमें यही करना है। इसके बाद क्रम संख्या 17 पर राष्ट्रीयता का उल्लेख करना है, आप इंडियन हैं कि नहीं हैं, यस कर देना है। क्रम संख्या 18 पर अभ्यर्थी को निवास की स्थिति का उल्लेख करना होगा। इसमें आपको ये बताना होगा कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। क्रम संख्या 19 पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष समस्त 75 जनपदों के विकल्प को वरीयता क्रम में अंकन करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का नाम और जनपद के नाम के सम्मुख एक खाली बॉक्स प्रदर्शित करना होगा। इसमें देखिए क्या है, जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है, ऐसे ही आपको वरीयता क्रम देना है। अगर आप लोग मान लीजिए अगर आप प्रयागराज के अभ्यर्थी हैं, प्रयागराज में आप लोग चाह रहे हैं तो उसके सामने वरीयता क्रम 1 लिखना है, अलीगढ़ के सामने 2 लिखना है, आगरा, ऐसे ऐसे कुल मिला के वरीयता क्रम आपको 75 देने हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको वरीयता क्रम देना है और सभी 75 जिलों को आपको वरीयता क्रम से भरना है। इसके बाद क्या लिखा गया है, वरीयता क्रम का अंकन करने के उपरांत अभ्यर्थी दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को अंकित करेंगे। जब आप लोग वरीयता क्रम यानी चॉइस फिलिंग कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके बाद एक कैप्चा कोड दिया होगा, उसको आपको अंकित करना है वहाँ पर जो खाली बॉक्स दिया होगा। उसके बाद अभ्यर्थी सबमिट बटन को क्लिक करते हुए अपने आवेदन को फाइनल सेव करेंगे। फाइनल सेव करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्टेप 3 के अंतर्गत पूर्व में अंकित किए गए अनुक्रमांक, जनतिथि और मोबाइल नंबर को अंकित करते हुए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की सहायता से ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेना होगा। और याद रखिएगा वो प्रिंट आपको लेना अनिवार्य है। फाइनल प्रिंट आपको सेव करना है, आपको उसकी हार्ड कॉपी लेकर अपने पास रखनी है, क्योंकि जब आप लोग काउंसलिंग जाएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए तो उस ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग धैर्य से आराम से बैठकर एकदम कंसंट्रेट होकर फॉर्म को फिलअप करेंगे। निश्चित रूप से आपका फॉर्म अच्छे से फिलअप हो जाएगा। कोई गलती मत करिएगा, 1 से 2 बार 3 बार चेक कर लीजिएगा। 1-2 बार एरर बताएगा तो परेशान मत होइएगा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके पास बहुत समय है, अभी 8 दिन का समय है और 1,46,000 कुल फॉर्म पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा साइट क्रैश होने की संभावना नहीं। हालांकि जो कल हुआ है वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसका निस्तारण आज ही वो हो जाएगा और आपकी साइट अच्छे से रन करने लगेगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं जल्द ही एक महा सर्वे पर आधारित फिर से अब कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए इस भर्ती में डेली नए नए पैतरे आ रहे हैं, नए नए पेच आ रहे हैं। 21 मार्च को शिक्षा मित्रों की सुनवाई भी है, तो
21 मई को शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अपनी सारा ध्यान फॉर्म भरने पर लगाइए। और इसके अलावा कट ऑफ कितनी जाएगी उसका एक नया वीडियो महा सर्वे पर आधारित होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों के सर्वे पर आधारित होगा, वो मैं आपके पास जल्द लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।